सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो गांधी की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नए आयाम देता है। लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में शुरू होता है, ये जो लगभग 8-9 वर्ष का समय है, 8-9 बरस में भारत की राजनीति में क्या होता है ये समझना जरूरी है। इस की बहुत सारी गतिविधियां जो हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, 8-9 साल मायने रखते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय राजनीति में, जबकि वह देश आजादी के लिए लड़ रहा है। उसने एक बड़ा आंदोलन किया है और वो आंदोलन सडनली खत्म हो जाता है। तो आज सबसे पहले हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वे कौन सी घटनाएं हुई, वो कौन सा विकास है जो हमें 1919 में यानी कि देश में ये कौन सी घटनाएं तो असहयोग आंदोलन के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और उन घटनाएं, वे सब घटनाएं वे हैं जो देश को एक बड़े आंदोलन की तरफ, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसकी तरफ ले जाती है। तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म होता है, कांग्रेस सक्रिय राजनीतिक आंदोलन से अपने आप को हटाकर रचनात्मक कार्यक्रम की ओर केंद्रित करती है अपना ध्यान। और कांग्रेस का मतलब है यहाँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ा जा रहा है आंदोलन, वो। तो रचनात्मक कार्यक्रम क्या है? ऐसे कार्यक्रम जो देश को सीधे राजनीति में भाग न लेने के बावजूद ऐसे गतिविधियों में इन्वॉल्व करना जिससे वो मजबूत हो। जैसे खादी का बड़ा प्रोग्राम जो असहयोग आंदोलन में शुरू किया था, उसको बढ़ाते हुए खादी को घर घर पहुंचाना, कैसे चरखा अरेंज करना है, कैसे सूत काटना है, कैसे कपड़ा बनाना है, उस कपड़े को पहनना क्यों जरूरी है, ये सब चीजें। फिर अस्पृश्यता एक बड़ा सवाल था, उसको हल करना है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात थी। तो वे सब एजेंडे जो रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत असहयोग आंदोलन में थे, उन सबको अब कांग्रेस अपनी फ्रंट लाइन में लेकर आई, अपने कार्यक्रम में उसको उसने मुख्य एजेंडा बनाया। इसी बीच एक और बड़ी घटना होती है राष्ट्रीय राजनीति में, स्वराज्य दल का गठन होता है। और स्वराज्य दल का गठन करने वाले जो लोग हैं, उनमें जो मेन है वो CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू है। तो ये जो स्वराज्य दल है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जैसे गांधी ने कहा था कि हमको कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है। तो ये जो, और क्योंकि 1919 के सुधारों में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1919 में, उनके अनुसार इलेक्शन होने थे। तो असहयोग की नीति के अंतर्गत कहना था गांधी का कि हमको इनका भी बहिष्कार करना है, चुनावों का भी, और केंद्रीय असेंबली के इलेक्शन में भाग नहीं लेना है, राज्यों की असेंबली के इलेक्शन में भाग नहीं लेना है। हम सरकार को दिखाएंगे कि तुम्हारी नीतियां गलत हैं, हम इनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, CR दास और मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विठल
भाई पटेल, ये इस नीति का विरोध करते थे। इनका कहना था कि नहीं, हम चुनाव लड़के और विधानसभाओं में जाएं, केंद्रीय विधानसभा में भी जाएं और प्रांतों की विधानसभा में भी जाएं, और वहां जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करके और वहां से साबित करें कि उनकी जो सुधार हैं वो अपर्याप्त हैं। तो ये एक बड़ा अंतर था। तो ये स्वराज्यवादियों ने इस लीक पर एक अलग दल बनाया, स्वराज्य दल, हालांकि वो कांग्रेस का ही पार्ट था, और उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया और अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। गांधी शुरू में इनसे असहमत थे, लेकिन बाद में वो इनकी गतिविधियों से उनके ज्यादा विरोधाभास नहीं रहे, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को आगे ले गए स्वराज्यवादी। तो एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। 26-27 तक जाकर इनका प्रभाव वापस कम हो जाता है, स्वराज्य दल का गठन हुआ। फिर दूसरी अगली जो बड़ी बात है इस दौरान वो है समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी प्रभावी थे और गांधी के हाथ में पूरा नेतृत्व था, लेकिन जो युवा पीढ़ी थी, जिसमें हम खास तौर से दो लोगों के नाम ले सकते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का झुकाव, इन दोनों के नेतृत्व में एम.एन. रॉय बड़ा नाम है। ये लोग ऐसे थे जो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हो गई थी 1917 में, और उसके प्रभाव से देश में चाहते थे कि समाजवादी विचारधारा फैले, हम अपने आंदोलन को और तेज गति दें। इस हिसाब से कांग्रेस के अंदर और एक तरह का जो युवा वर्ग है उसमें साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण और उससे संबंधित संगठनों का निर्माण हमें दिखाई देता है। फिर उससे अगली बात है वो है क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां भी इस दौर में बढ़ने लगी, क्योंकि हमने देखा कि असहयोग आंदोलन जो मुख्य धारा का आंदोलन था वो आंदोलन खत्म हो गया था अचानक। तो जब मेन आंदोलन खत्म हुआ तो वापस जो दूसरी गतिविधियां थी जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना विरोध दर्ज करा रही थी अंग्रेजों के प्रति, उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से सक्रिय हुई। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों में जो खास बात थी वो ये थी कि मेरठ षड्यंत्र केस इस बीच हुआ, काकोरी कांड इस बीच हुआ, और सेंट्रल जो हमारी असेंबली थी केंद्रीय विधायिका उस पर बम फेंका भगत सिंह एंड पार्टी ने, बटुकेश्वर दत्त ने और इन लोगों ने। सूर्य सेन बहुत सक्रिय रहे बंगाल में और एक क्रांतिकारी संगठन उन्होंने बढ़ाया। तो तमाम तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां भी, ये जो फेज है 1922 से लेकर 29-30 तक का, इस दौरान जो महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण बात है वह है क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है जब हम पहुंच जाते हैं 27-28 में, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया था, और जो 1919 में सुधार हुए थे उन सुधारों में ये कहा गया था कि हम 10 साल में, हर 10 साल में ये देखेंगे कि ये हमने जो प्रशासनिक सुधार किए ये कितने प्रभावी हैं, इनमें क्या संशोधन करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। साइमन की अध्यक्षता में ये बना था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं। और साइमन कमीशन को लेकर हिंदुस्तान में बड़ा विरोध हुआ, और वो विरोध का कारण ये था कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, जो मांगे हैं यहाँ के राष्ट्रवादियों की, उनको जांचने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनका रिव्यू लेने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। तो जो बड़ा विरोध का कारण था वो ये था, ये मांग थी कि आप इसमें भारतीयों को शामिल करें। तो
ये जो साइमन कमीशन आया और भारतीयों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू किया। आपने वो सब कहानी सुनी है कि किस तरह से इसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आए और किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय पर जो लाठियां बरसाई थी, उसी क्रम में बाद में वो उनकी डेथ भी हुई। तो ये जो साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू किया भारतीयों ने, तो स्टेट सेक्रेटरी थे, भारत सचिव थे बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई आप इतना विरोध कर रहे हैं हमारी गतिविधियों को, अगर आप इतने ही सक्षम हैं तो आप एक काम करो, आप सर्वसम्मति से कोई संविधान बना के हमें दो कि आप किस तरह का चाहते हो, क्योंकि वो खुद ही फूट डाल के पूरे आंदोलन को बिखेर चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा ना ये एक हो सकते हैं भारतीय और न ये एक संविधान बना सकते हैं। तो इस तरह का जब बर्कनहेड ने ये स्टेटमेंट दिया कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, तो इस चैलेंज को स्वीकार किया और कांग्रेस ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए जो बड़ा काम किया वो था नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस जैसे तू मेरे घर पे नहाने आया होगा, ठीक है, तेरे हॉल में बुक पढ़ रहा होगा, अब ना बच्चे, अरे आवाज नहीं करना। ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है और इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप एक बात दिमाग में रखो, ये नेहरू मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मोतीलाल नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को लेकर नेहरू समिति बनाई गई थी और उसे एक काम सौंपा गया कि भाई बर्कनहेड का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करो। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है बच्चों कि कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई किसने ये चुनौती दी थी, तो वो बर्कनहेड है जिसने चुनौती दी थी भारतीयों को। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने जो कमेटी बनाई नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू कमेटी है, और उसकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको याद रखना है। उसके कुछ मेन प्रोविजंस तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसको आपको डिटेल में याद रखना है क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर जो भारतीयों की योग्यता को साबित करती है, जो हमको ये बताती है कि किस तरह से हमने सिद्ध किया अंग्रेजों के सामने कि सरकार के सामने एक प्रोविजन बना सकते हैं। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं, तो मेन पॉइंट्स हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कहती है नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई भारतीयों के द्वारा कि डोमिनियन स्टेटस का हमें दर्जा दिया जाए। अब तक जो भारत है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन, तो आंतरिक रूप से अगर स्वतंत्रता दे दी जाए, आंतरिक रूप से उनको, तो वो डोमिनियन स्टेटस की जो स्थिति है वो डिक्लेयर करे ब्रिटिश सरकार की हाँ भारत अब से उनका डोमिनियन स्टेटस का कॉलोनी होगी। फिर दूसरी जो बात है जो बहुत महत्वपूर्ण बताई नेहरू रिपोर्ट की मांग में, वो थी कि ये जो ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों को बांटने के लिए जो पृथक की पद्धति लागू की थी कि आरक्षण दे दो, मुसलमानों को अलग, महिलाओं को भी उन्होंने दे दिया था, और ये बिल्कुल जा रहा था दलितों के लिए, सब वर्गों को देने की जो प्रथा थी ब्रिटिश सरकार की, उसका विरोध किया गया था नेहरू समिति में। और ये मांग की गई थी कि पृथक निर्वाचन की पद्धति को समाप्त किया जाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बंटे नहीं। नेहरू, हमने जब असहयोग आंदोलन पढ़ा था तो एक बात बताई थी तुम लोगों को कि कांग्रेस ने जो अपनी समितियां बनाई थी प्रांतीय स्तर पर, वे भाषाई आधार पर बनाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि देखो किस तरह से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पुनर्संगठन करना चाहती है और उसका आधार बनाना चाहती है यहाँ की जो मूल विशेषताएं हैं, जो भाषा के आधार पर क्षेत्र हैं, उनको बेस बनाकर पूरे देश का पुनर्गठन करने की उन्होंने मांग की, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से प्रशासनिक विभाजन कर। तो नेहरू रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण जो सिफारिश हिस्ट्री वाले मैडम जो मैप पर थी कि ये जो है भाषाई आधार पर इसका संगठन किया जाए राज्यों का। फिर है अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे भारतीयों ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि हाँ हम भी वो हैसियत रखते हैं जो वो चुनौती दे रहा है बर्कनहेड, मूल अधिकार। नेहरू समिति के जो संविधान है उसमें 19 मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी और उन 19 मूल अधिकारों में जो सबसे हमको ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जब यूरोप के देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, उससे बहुत पहले यहाँ हमारे नेताओं ने जो संविधान बनाया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, उसमें ये प्रावधान किया कि हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, यानी कि बिना किसी बंधन के, रोक टोक के, जो भी वयस्क हो गया है, 21 साल उस समय था, तो उस सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब अभिव्यक्ति के अधिकार और बाकी सब तो है ही, लेकिन ये एक बड़ी बात भी नेहरू समिति ने रखी थी अपनी रिपोर्ट में और उत्तरदायी सरकार की मांग की थी कि पूरी तरह से जो लोग चुन के आए वही सरकार चलाएं और राज्य और धर्म को अलग अलग किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। हमने फर्स्ट ईयर में भी दुनिया का इतिहास पढ़ते वक्त ये बात पढ़ी थी कि किस तरह से धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ था, क्योंकि धर्म के नाम पर अंग्रेज बहुत गड़बड़ कर रहे थे। इसलिए नेहरू समिति ने ये मांग की कि राज्य और धर्म को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि ये जो धर्म के आधार पर लड़ाने का काम अंग्रेज कर रहे हैं ये काम खत्म हो। तो ये नेहरू रिपोर्ट है और इस नेहरू रिपोर्ट की जो बड़ी बात है वो ये है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और जिन्ना ने इस पूरी रिपोर्ट को के बरक्स, इसके पैरेलल, इसके सामने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी, 14 पॉइंट्स दिए उन्होंने कि भाई आप ये जो प्रपोजल लेके आए हो ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ चीजें हमारे हिसाब से, हमारे जब वो कह रहे थे तो मुसलमानों के हिसाब से होनी चाहिए। उसकी भी मैं कुछ खास बातें बताऊंगी, क्योंकि 14 पॉइंट है। तो इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जो इस दरमियान की पॉलिटिक्स है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच की, उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जो कम्युनल माइंडसेट है मुस्लिम लीग का, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसी बीच जिन्ना कहते हैं कि भाई ये जो आपने संविधान बनाया है उसमें इस तरह के प्रोविजन करो कि चाहे केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्यों की विधायिका, हर जगह मुसलमानों को 1/3 आरक्षण दिया जाए। तो अब ये अड़ंगे की नीति यहां से जिन्ना की शुरू, वो कहते हैं कि इसके अलावा आप पृथक निर्वाचन भी लागू करो, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट कहती है कि पृथक निर्वाचन समाप्त करो। तो जिन्ना कह रहे हैं कि नहीं, पृथक निर्वाचन दो, हमें तो अलग से चाहिए पूरा रिजर्वेशन। और किसी भी विधेयक पर देखो, ये देखो वीटो यहां से आता है। वीटो जानते हो, विशेषाधिकार, कि किसी भी कोई भी विधेयक किसी भी असेंबली में, चाहे राज्य की असेंबली में आता हो चाहे केंद्र की असेंबली में आता हो, उस विधेयक पे अगर किसी भी माइनॉरिटी के जितने लोग वहां हैं उनमें से 2/3 ये कह देते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल मत लाओ, ये तो हमारे खिलाफ है, हमारे समुदाय, तो वो नहीं आना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो किस तरह से कम्युनलाइजेशन
हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे प्रोसेस का संप्रदायीकरण हो रहा है। तो ये जो मांगे हैं और ये नेहरू रिपोर्ट की जो मांगे हैं, इन पे आपको एक नोट तैयार करना है और खास खास चीजों को ध्यान में रखना है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि वो जो तुम्हारे ABCD वाले सवाल आते हैं उसमें ये भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए आपको कि 14 सूत्री मांगों में कौन सा शामिल नहीं था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा शामिल था, तभी आप नहीं का पता कर पाओगे। ऐसे नेहरू रिपोर्ट की क्या, और ये आप ये मान लो ये संजीवनी है। ये किसी भी परीक्षा में आपको ये भी नहीं सोचना है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ या मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे क्या काम। आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हो तो भी BSTC का एग्जाम दे रहे हो, थर्ड ईयर में हो तो आप B.Ed का दे रहे हो, आप पुलिस का दे रहे हो। इतने हाथ पैर आप जो मार रहे हो वो ये सीधा सीधा रास्ता है, इस पे आप चलते जाओगे तो बहुत सारे पड़ाव आपकी इस लड़ाई में आपके लिए हथियार साबित होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि आप ये जो नेहरू रिपोर्ट है और ये जो जिन्ना की टांग अड़ाई यहाँ से शुरू होती है, इसको अपने को ध्यान में रखना है और इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना है, ताकि हम इन दोनों महत्वपूर्ण जो ये फैसले हैं इनकी पेरीफेरी में सब चीजें आगे डिसाइड होती हैं भारतीय राजनीति में। तो जिन्ना की 14 सूत्री कार्यक्रम एक तरह से बड़े विरोध के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में आकर खड़े होते हैं। और इन जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने तो हाथों हाथ लिया ही, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध हो। तो अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है जो हमको ले जाता है 30 में, वो है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1908। तुमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, इसलिए उसका जो सालाना रस्मी जलसा है वो जलसा दिसंबर में होता ही होता था। तो ये दिसंबर 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसकी जो महत्वपूर्ण मांगे, अब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो देखो ये इसमें जो जैसे है 1 साल में डोमिनियन स्टेटस, जो कांग्रेस की मांग है वो क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, अन्यथा स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं दूसरे आंदोलन की तरफ। कांग्रेस की मांग है कि हम सिर्फ एक साल का समय दे रहे हैं आपको, इस बीच आप हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं तो हम पूरी आजादी से कम पे तैयार नहीं होंगे, हमको स्वराज चाहिए। और अगर आप स्वराज ये नहीं देंगे तो हम स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस पे इस तरह का प्रश्न बनता है और अक्सर पूछते भी हैं कि भाई डोमिनियन स्टेटस की मांग कब की थी सरकार कांग्रेस ने, और कब इसके लिए एक चैलेंज दिया था कि अगर आप इसको नहीं मानोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये जो नया एजेंडा कांग्रेस का बना, अब गांधी वापस 1929 में पूरे देश का दौरा करते हैं और इस दौरे का मकसद है कि अब तक जो रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा था उसके बजाय अब अगली राजनीतिक गतिविधि के लिए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए अपनी जनता को तैयार करने के लिए। तुम समझ रहे हो जनता कैसी है, अनपढ़ है, गरीब है, बहुत कई सारे भागों में बटी हुई है। उस जनता को एक आदमी, वन मैन फोर्स पूरे इलाके में घूम रहा है और अब उसने तय किया है कि वो घूम के जनता को जगाएगा कि भाई हमको अपनी मांगों के लिए किस तरह से वापस संगठित संघर्ष करना है। और इसी बीच देखो गांधी का राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, इसके साथ ही वो अपना जो उनका आर्थिक एजेंडा है, इकोनॉमिक एजेंडा है, वो है विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना। और उसके लिए भी वे जो कांग्रेस की कार्य समिति है वहां उस लेवल पे एक विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति का गठन करते हैं ताकि पूरे देश की इससे संबंधित गतिविधियों को संचालन किया जा सके। तो ये कांग्रेस की दिसंबर 1928 की जो मांगे हैं, ये मांगे
ब्रिटिश सरकार इन मांगों को अस्वीकार भी नहीं करती है, स्वीकार भी नहीं करती है। जो वायसराय है वो अक्टूबर 1929 में घोषणा करते हैं कि भाई हम तो पहले ही डोमिनियन स्टेटस की बात 1917 से ही चल रही है, हम तो ग्रेजुअली देंगे उसको, तो आप ये जो मांग कर रहे हो ये कोई वाजिब नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो ये तो हम दे ही रहे हैं। मतलब जो ढर्रा चल रहा है 1919 से वो चलता रहेगा, उसमें कुछ कुछ टुकड़े डालते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो कोई मांग ही नहीं बनती है डोमिनियन स्टेटस की। और दूसरी बात वो कहते हैं कि तुम्हारे सारे जो झगड़े झमेले हैं इनको शांत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस पे विचार करने के लिए हम जल्दी ही गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। तो ये दो बड़ी बातें करते हैं इरविन। और इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वो है कि अब जब बर्कनहेड ने इरविन ने ये कह दिया कि भाई हम तो कुछ करने वाले नहीं है, हमारा तो सब चल रहा है सही दिशा में, आपकी मांगे ठीक नहीं है, हम इकट्ठा करके फिर और डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के और दूसरे देश के जितने भी राष्ट्रीय नेता है वे सब इकट्ठा होते हैं दिल्ली में और वहां मीटिंग करके एक सामूहिक घोषणा बनाते हैं जिसको दिल्ली घोषणा पत्र नवंबर 1929 कहा जाता है। तो यहाँ से फिर आपका एक सवाल बन जाता है छोटा बड़ा, दिल्ली घोषणा पत्र क्या था, इसकी बातें क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी। किसी भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं आप, तो अपने पास मटेरियल तैयार रखें। जानते हो ना, आपके पास आटा होगा, ग्राहक आया कहा कि लड्डू बनाओ तो बना दो, बाटी बनाओ तो बना दो, रोटी बनाओ तो बना दो, पराठा बना दो, पर आटा ही नहीं होगा तो बनाओगे क्या। तो ये जो मेटर है ये आपके लिए आटा है परीक्षा का, इसको हमेशा आपको तैयार रखना चाहिए। बाकी फिर डिश बनाना तो दूसरी प्रक्रिया है। तो ये जो घोषणा पत्र था इसमें क्या कहा हमारे नेताओं ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन जो आप बुलाने जा रहे हो आगामी दिनों में, उसमें आपको यह विचार नहीं करना है कि आप डोमिनियन स्टेटस कब दे रहे हो, यानी कि वो तो आपको देना ही है। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल देना। उनकी मांग थी कि आप डोमिनियन स्टेटस कब दे रहे हो इस पे विचार नहीं करना है, आपको करना है कि आपका एजेंडा क्या है, आप दोगे कैसे, आपका पूरा प्रोग्राम क्या है जिसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये मांग थी कि कैसे पर विचार करें आप, और कांग्रेस को बहुमत में प्रतिनिधित्व दे। इसको ढंग से समझ लेना, उनकी मांग ये थी कि भाई बहुत सारे वर्ग आपने खड़े कर रखे हैं, तो गोलमेज सम्मेलन जब आप बुलाओ तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो कांग्रेस के होने चाहिए। और एक ये मांग थी कि जो आपने लंबे समय से राजनीतिक कैदियों को लगातार गिरफ्तार किया है उनको सामूहिक रूप से आप छोड़ दें, रिहा कर दें राजनीतिक कैदियों को। तो ये मांगे लेकर इसको दिल्ली घोषणा कहा जाता है। लेकिन जो भारत का वायसराय था इरविन, उसने इन सब मांगों को अस्वीकार कर दिया दिसंबर 1929 में कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मांगे कर रहे हैं हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उससे ही चलेंगे क्योंकि हमारा रास्ता सही है। तो ये एक महत्वपूर्ण फेज फिर खत्म होता है दिल्ली घोषणा के साथ। और जब इरविन ने इन सब मांगों को अस्वीकार कर दिया तो अब देखो कांग्रेस में फिर गति बढ़ती है और कांग्रेस में अब होता है दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन। बहुत 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 महत्वपूर्ण है बच्चों, ये इसको आपको याद रखना है और रामबाण की घूंटी की तरह घूंट के पीना है कि लाहौर का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो लाहौर हुआ था, कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ये दोनों चीजें बिल्कुल रट लेनी है आपको। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक जवान लड़के को, एक यंग लड़के को मौका दिया गया क्योंकि वो लगातार काम कर रहा था कांग्रेस में और उनकी जो विचारधारा है वो ज्यादा ऊर्जावान थी और उनकी जो रणनीति थी, उनका जो काम करने का तरीका था वो ऐसा था कि बदलाव भी चाहते थे
और गांधी की नीतियों के भी वे शिष्य बने हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मांगे भी आपको याद रखनी है। लाहौर अधिवेशन की जो मांग है उसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब डोमिनियन स्टेटस से हम आ गए पूर्ण स्वराज पर। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य, अपना मकसद, जैसे होता ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, किसी का बीएड करना, किसी का आईएएस देना, किसी का आरएएस देना, तो किसी का समाज सेवा करना, ऐसे कांग्रेस ने 1929 में अपना लक्ष्य घोषित कर दिया पूर्ण स्वराज और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसको रट लेना और कोई रास्ता नहीं है, बार बार कह रही हूं। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और जो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी, उसको कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी दे दी कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाएगा। और फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो तुम्हें याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि दिसंबर में कांग्रेस कह रही है कि जनवरी, जो 26 जनवरी आएगी, लगभग एक महीना है, हमको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना है। अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, लेकिन कांग्रेस ने कहा 26 जनवरी को पूरे देश में हम तो आजाद हैं, तुम मानो चाहे न मानो। तो ये जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर के हम तो बन गए, हम तो आईएएस बन गए, आरएएस बन गए, टीचर बन गए, तुम्हारे जो नहीं मानना हो जो मत मानो। इस जज्बे से लगो। देखो कांग्रेस से सीखो किस तरह से लगी थी वो। बिल्कुल अपने को, अपना कैरियर भी इसी तरह से बनाना है कि 26 जनवरी 1930 है, उसको गांव गांव, शहर शहर में हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर औरत, व्यक्ति व्यक्ति ये शपथ ले कि हम तो पूरी तरह से आजाद हैं। तो भाई शपथ जानते हैं, प्रतिज्ञा, प्लीज सबको कसम खानी है। अपना देसी भाषा में कहा तो सोगन खा ली, मना है कहीं सोगन खाई। उसकी जो प्रमुख बातें हैं सोगन की, वो क्या है? स्वतंत्रता हमारा अदेय अधिकार है, इनएलिएनेबल, जिसको कोई छीन नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, जिसके टुकड़े करोगे तो टुकड़े लेके करोगे तो हमारे टुकड़े होंगे, हमसे वो अलग नहीं है। इस तरह की स्वतंत्रता की कांग्रेस ने व्याख्या करके उसको स्थापित कर दिया। गांव का आदमी शपथ ले रहा है, ये औरतें शपथ ले रही है बच्चों। ये गांधी जी और नेहरू जी तक का मामला नहीं है, गांव गांव शहर शहर का मामला है कि स्वतंत्रता हमारा अदेय अधिकार है, हम किसी को नहीं देंगे ये अधिकार। और हमारी पूरी आर्थिक बर्बादी के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। और ब्रिटिश सरकार ने इतने सालों तक हमको जो पढ़ाया उसका मकसद था हमें गुलाम बनाना, और हमारे सारा आर्थिक विकास नहीं, ये विनाश है बच्चों, आर्थिक विनाश के लिए सरकार जिम्मेदार। इसको ठीक कर लेना, चौथे पॉइंट पे जो लिखा हुआ है। और सर्वनाशी विदेशी शासन के समक्ष समर्पण करना मानवता के प्रति अपराध है। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखो किस फेज में चली गई कांग्रेस। अभी 19 में तो गांधी जी कह रहे थे मदद करो, ये लड़ रहे हैं जहाँ, अब कह रहे हैं हम अगर स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ेंगे और इनके सामने समर्पण कर देंगे तो ये समर्पण पूरी मानव जाति के लिए हमारी तरफ से अपराध हो जाएगा। तो हमको लड़ना है, हमको जीतना है और अपनी आजादी पानी है। ब्रिटिश सरकार के समस्त शैक्षणिक संबंध समाप्त कर दिए जाएं उससे, और स्वैच्छिक संबंध समाप्त करके, सब तरह के संबंध समाप्त करके सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की योजना बनाई गई, जिसमें कर नहीं देना भी शामिल था।